हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल बढ़िया, थैंक यू सो मच। और हम पढ़ने वाले हैं आज इस वीडियो में क्लास 7 की एंगेजिंग इंग्लिश बुक, जिसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं 18th चैप्टर, जो कि है अनब्रेकेबल, विच इज एक्चुअली एन ऑटोबायोग्राफी। किसकी? मैरी कॉम द बॉक्सर, राइट। और इसमें हम ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन देख चुके हैं, हम पूरी स्टोरी पढ़ चुके हैं। आई होप आपने वो वीडियो देख लिया है। अगर आपने वो वीडियो बाय चांस मिस कर दिया है, देन देयर इज नो इश्यू एट ऑल यू हैव टू डू इज गो बैक और उस वीडियो को आप देख लो। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर्स एंड ग्रामर सॉल्यूशंस। अब अगर हम क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं और आपको चैप्टर के बारे में नहीं पढ़ा, तो आप कैसन कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। सो शैल वी स्टार्ट? So guys, let's start with the question answers. The first question that we have here is, answer the question in a few lines. मतलब बहुत ही कम शब्दों में आपको आंसर करना है। What had Mary Kom dreamt of for many years? सालों तक मैरी कॉम ने एक सपना देखा था। What was it? For many years, Mary Kom had dreamt of participating in the Olympic Games and winning the gold medal. और ये हमें पता है आंसर। बहुत सालों तक उनने एक ही सपना देखा था कि उनको ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट करना है और इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीतना है। सो यही चीज़ हम लिखेंगे। एक बार और हम इस आंसर को पढ़ेंगे, आपको याद ही हो जाएगा, देखना। फॉर मेनी ईयर्स, ये यहीं से लिया हमने। फॉर मेनी ईयर्स मैरी कॉम हैड ड्रीम्ड ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन दी ओलंपिक गेम्स। पार्टिसिपेट करते हैं, जब हम किसी कंपटीशन में जाते हैं, उसमें भाग लेते हैं, उसे बोलते हैं पार्टिसिपेट करना। पार्टिसिपेटिंग इन द ओलंपिक गेम्स एंड विनिंग द गोल्ड मेडल। आगे बढ़ें। By what name did Mary address her husband? What were the names of her children? मैरी अपने हस्बैंड को किस नाम से बुलाती थी और उनके बच्चों के नाम क्या थे? Mary addressed her husband as Onlo. The names of her twin boys were Rengpa and Nainai. ओके, सो मैरी के हस्बैंड का नाम था ऑनलो। सो वो ऑनलर ऐसे हम लिखते हैं, वो बोलने में, प्रोनाउंस करने में ऑनलर हो जाता था वो। एंड उनके जो दो बेटे थे, ट्विंस थे, उनका नाम था रेंगपा और नाइनाई। हाउ डिड मैरी फील अबाउट चार्ल्स? चार्ल्स कौन थे? जो उनके कोच थे। मैरी उनके बारे में किस तरीके से, क्या फील किया करती थी? मैरी कंसिडर्ड चार्ल्स एज अ फादर फिगर। वो उनके लिए पिता के समान थे। सो मैरी कंसिडर करती थी उनको एज अ फादर फिगर। हिज टेक्निक एंड स्किल हैड इम्प्रूव्ड मैरी एज अ बॉक्सर। उनकी जो टेक्निक थी, उनके जो स्किल्स थे, उसने मैरी को एकदम एक बॉक्सर की तरह इम्प्रूव कर दिया था। मतलब एज अ बॉक्सर उन्होंने उसको इतने अच्छे से सिखाया था, इतनी अच्छी स्ट्रैटेजीज सिखाई थी, टेक्निक सिखाई थी कि वो काफ़ी इम्प्रूव हो गई थी। मैरी वुड ऑलवेज रिमेंबर हिज लव फॉर हर। मैरी को हमेशा जितना प्यार वो उससे करते हैं, वो हमेशा याद रहता है और रहेगा। तो इसमें आपको चार्ल्स के बारे में पहला पॉइंट ये देना है कि वो उसके लिए एक फादर फिगर थे। ओके, वो उसके लिए एक फादर फिगर थे। दूसरा, ही हेल्प्ड हर टू इम्प्रूव हर टेक्निक एंड स्किल्स। दूसरा, शी विल ऑलवेज रिमेंबर हिज लव फॉर हर। मतलब वो कितने अच्छे से, वो एक बेटी की तरह चाहते थे उन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड मैरी कॉम्स फिजियोथेरेपिस्ट टेल हर? मैरी कॉम के फिजियोथेरेपिस्ट जो थे, उन्होंने कुछ ऐसा कहा था जिसकी वजह से शी फेल्ट रियली एनकरेज्ड एंड मोटिवेटेड। ऐसा क्या कहा था? मैरी कॉम्स फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर निखिल लाते told her that she recovered faster from her injuries than any other athlete he had come across. So ये लाइन आपको याद होनी चाहिए कि मैरी कॉम के जो फिजियोथेरेपिस्ट थे, उन्होंने उससे क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि वो बाकी जितने भी एथलीट से वो मिल चुके हैं, जब भी किसी को इंजरी होती है, तो मैरी कॉम का जो रिकवरी रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई है एज़ कम्पेयर टू बाकी के लोग। मतलब अगर दोनों को चोट लगे तो मैरी कॉम बहुत जल्दी रिकवर करती है कम्पेयर टू अदर एथलीट्स। तो हम आंसर क्या लिखेंगे? मैरी कॉम्स फिजियोथेरेपिस्ट। मैरी कॉम के, तो हमने यहाँ अपोस्ट्रोफी एस लगाया है। मैरी कॉम्स फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर निखिल लाते टोल्ड हर दैट शी रिकवर्ड फास्टर फ्रॉम हर इंजरीज। She recovered faster from her injuries than any other athlete he had come across. In comparison to any other athlete he had come across. What reasons did Mary Kom give for losing the bout against Adams? So Mary Kom जब एडम्स में फाइनल मैच में जब वो हार गई थी, मतलब जो उनका सेमीफाइनल था एडम्स के अगेंस्ट, तब उन्होंने क्या रीजंस दिए थे? उनके साथ काफ़ी सारी चीज़ें थी। एक तो ये कि जो
एक दिन पहले जो मैच था उसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा थक गई थी, उनकी बॉडी बहुत स्टिफ लग रही थी, उनके स्टेप्स उतने फास्ट नहीं थे, शी डिड नॉट फील द सेम एनर्जी। सो यही हम देखेंगे। Mary Kom lost the bout against Adams as she was bigger and stronger than Mary। पहला रीज़न ये है कि एडम्स की हाइट बहुत अच्छी थी और वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। हम क्या लिखेंगे, क्योंकि वो शी वॉज बिगर एंड स्ट्रॉन्गर देन मैरी। एंड सेकेंडली, पहला रीज़न तो हो गया, सेकेंडली शी वॉज टॉलर देन हर। पहले तो वो बड़ी थी और वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी, दूसरा वो बहुत ज़्यादा टॉल थी। एज मैरी वॉज शॉर्टर एंड स्मॉलर देन एडम्स सो शी कुड नॉट गेट क्लोज इनफ टू हिट हर। सो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट थी तो उसकी वजह से क्या हो रहा था, वो उसको हिट ही नहीं कर पा रही थी। एंड इट वॉज वेरी इजी फॉर एडम्स टू हिट हर। देखो तीनों चीज़ें थी, शी वॉज बिगर, शी वॉज स्ट्रॉन्गर एंड शी वॉज टॉलर। सो मैरी रीच ही नहीं कर पा रही थी, वो कंटिन्यूसली ब्लोज दे रही थी लेकिन उसके बाद भी शी वॉज नॉट एबल टू हिट हर इन द राइट वे। ओके, मेंशन 2 सिमिलीज यूज इन द पैसेज एंड एक्सप्लेन देम। अब इस पैसेज में 2 सिमिलीज यूज करी गई हैं, मतलब वैसे तो और भी यूज की गई है लेकिन आपको कोई 2 को बताना है, उनको एक्सप्लेन करना है। द 2 सिमिलीज यूज इन द पैसेज आर, पहला ए, I felt as if I were a matador facing an angry bull। तो जब मैरी कॉम जो थी वहाँ पे फाइट कर रही थी तो फाइट करते टाइम उनका जो ओपोनेंट था उन्हें ऐसा लग रहा था वो किसी एंग्री बुल से फाइट कर रही है। शी वॉज अ मैटाडोर फेसिंग एन एंग्री बुल। तो यहाँ पे ये जो बोला है आई फेल्ट एज इफ आई वर अ मैटाडोर फेसिंग एन एंग्री बुल, एज इफ आई वर अ मैटाडोर। तो यहाँ पे यहाँ हो गया when Mary Kom reached Heathrow and saw the posters of the games everywhere, she felt like a bullfighter ready to face the opponents whom she considered as bulls। She felt like a bullfighter। What did she feel? She felt like a bullfighter। यहाँ पे मैरी जब फाइट कर रही है तो जो उसके ओपोनेंट्स हैं उनको एक एंग्री बुल से कंपेयर किया गया है और वो अपने आप को एक बुल फाइटर से कंपेयर कर रही है। So this is your first simile। It was like hitting a concrete wall। अब जब वो वहाँ पे जो उनकी जो पहली वाली जो फर्स्ट उनकी ओपोनेंट थी जब वो उससे हिट कर रही थी तो शी वॉज रॉ, मतलब उनके पास टेक्निक नहीं थी लेकिन वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी, तो ऐसा लग रहा था कि वो एक कॉन्क्रीट वॉल को हिट कर रही है। सो इट वॉज लाइक, तो जो पंचेस थे हियर द पंचेस आर बीइंग कंपेयर्ड टू हिटिंग अ कॉन्क्रीट वॉल। Mary Kom's opponent in her first bout was so strong that she compares her strength to a concrete wall on whom her hooks initially had no effect। So यहाँ पे मैरी कॉम अपनी ओपोनेंट के साथ जो उसकी पहली लड़ाई हुई थी वो इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि वो उसमें कंपेयर कर रही है कि उनकी जो स्ट्रेंथ थी वो एक कॉन्क्रीट वॉल की तरह थी, जहाँ पे जब वो इनिशियली हुक कर रही थी मतलब कंटिन्यूसली ब्लो कर रही थी, मार रही थी, तब उसे फर्क ही नहीं पड़ रहा था। नेक्स्ट है, तो बेसिकली आपको इसमें जो याद रखना है टू मेक इट ईजियर फॉर यू, पहला जो इसमें सिमिली यूज हुआ है वो है शी फेल्ट लाइक अ बुल फाइटर रेडी टू फेस द ओपोनेंट। शी फेल्ट लाइक अ बुल फाइटर, यहाँ पे उन्होंने अपने आप को एक बुल फाइटर से कंपेयर किया है। और जो सेकंड सिमिली है वो है इट वॉज लाइक हिटिंग अ कॉन्क्रीट वॉल, ऐसा लग रहा था वो एक कॉन्क्रीट वॉल को हिट कर रही है, बेसिकली इन्हीं वहाँ पे वो स्ट्रेंथ को कंपेयर कर रही है। आर वी क्लियर विद द आंसर? आगे बढ़ते हैं। What did Mary think as she flew back to India? जब मैरी वापस इंडिया जा रही थी, now she was not able to win the gold, she only won a bronze medal, and when she was going back to India she was on the verge of tears, she was totally heartbroken। क्यों? क्योंकि उन्हें लग रहा था कि इंडिया ने उनसे इतनी उम्मीद की है and they have given, everybody has given, like everybody has put so many efforts, इतना like so much of effort, everybody has put so much of effort, तो उन्होंने शायद लेट डाउन कर दिया। सो ऑल दीज थॉट्स वर देयर इनसाइड हर हेड। तो हम इसका आंसर कैसे लगेंगे? एज मैरी फ्लू बैक टू इंडिया, जब मैरी वापस इंडिया में मतलब इंडिया के लिए जो फ्लाइट में बैठी थी, शी थॉट हाउ शी वॉकड आउट टू परस्यू हर ड्रीम। तो अब वहाँ पे हाउ शी वॉकड आउट टू परस्यू हर ड्रीम लीविंग हर सन्स बिहाइंड, तब वो ये सोच रही थी कि किस तरीके से अपने सपनों को पूरा करने के लिए, इंडिया के लिए एक मेडल विन करने के लिए, किस तरीके से हमेशा उनको अपने बच्चों को छोड़ के फाइट्स के लिए जाना पड़ता था।
These sacrifices were worth as she was flying back with an Olympic medal. और उनके दिमाग में क्या था कि ये सारे जो सेक्रीफाइसेस थे, जहाँ वो अपने बच्चों को छोड़ छोड़ के गई है, उनके चाइल्डहुड का जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है उस टाइम पे वो उनके साथ नहीं थी और वो एक जगह कहीं और जाके जो है पार्टिसिपेट कर रही थी और फाइट्स कर रही थी, तो उनको लगा अब ये सब वर्थ है क्योंकि उनके पास एक ओलंपिक मेडल है. दिस शी बिलीव्ड हर सन्स वुड अंडरस्टैंड एंड बी प्राउड ऑफ हर. और उन्हें लगता था कि एक टाइम आएगा जब उनके बच्चे बड़े हो जाएंगे तब वो समझेंगे कि when we needed our mother, when we were small, when we were young, why was she not there with us? और जब वो बड़े हो जाएंगे तो वो ना उन सिर्फ ये बात समझेंगे बट दे विल ऑल्सो बी प्राउड ऑफ हर. ये वन पार्ट है. सेकेंड पार्ट क्या है? शी वॉज ऑल्सो फीलिंग गिल्टी because everybody had put so much effort in her and somehow she had let everyone down. तो ये दोनों thoughts जो थे वो continuously उनके दिमाग में चल रहे थे. तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है? As Mary flew back to India, she thought how she worked out to pursue her dream. किस तरीके से उनको जो है अपने बच्चों को छोड़ के अपने dreams को pursue करने के लिए she had to walk out leaving her sons behind. लेकिन now that she has this Olympic medal, everything is worth it. She even thought that once her sons will grow up, they will be able to understand why was our mother not there with us during the initial stage of our life, and maybe one day they will also be proud of her. Next question है, आंसर द क्वेश्चंस विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट. अब आपको चैप्टर में से कुछ लाइंस दी हुई हैं, उस पे बेस्ड क्वेश्चंस दिए हुए हैं. चार्ल्स वॉज वेटिंग फॉर मी इन लिवरपूल, इट वॉज अ रिलीफ टू सी हिज फमीलियर फेस. सो चार्ल्स जो है लिवरपूल में मेरा वेट कर रहा था और मैं बहुत खुश थी. तो कोई तो ऐसा मिलेगा जिसे मैं जानती हूँ. फमीलियर मतलब जिसे आप पहले से जानते हो. हु वॉज चार्ल्स? Why was it a relief for Mary to see him? So question है सबसे पहला, चार्ल्स कौन था? Why was it a relief for Mary to see him? और ये मैरी के लिए इतना बड़ा रिलीफ क्यों था कि ओ वाओ थैंक गॉड मुझे चार्ल्स को देखने को मिलेगा. चार्ल्स वॉज मैरी कॉम्स बॉक्सिंग कोच. चार्ल्स कौन थे? वो मैरी कॉम के बॉक्सिंग कोच थे. इट वॉज रिलीफ फॉर मैरी बिकॉज शी वॉज इन अ स्ट्रेंज लैंड एंड चार्ल्स वॉज द ओनली फमीलियर फेस. मैरी के लिए ये इसलिए रिलीफ था क्योंकि वो एक अननोन लैंड पे थी, एक स्ट्रेंज लैंड पे थी, एक अनफेमिलियर लैंड पे थी और वहाँ पे द ओनली पर्सन शी न्यू वॉज चार्ल्स हु वॉज हर बॉक्सिंग कोच. इसीलिए जब होता है ना, जैसे आप कहीं किसी पार्टी में गए और आप वहाँ किसी को भी नहीं जानते हो, सो यू वुड फील आउट ऑफ प्लेस. आपको ऐसा लगेगा यार मैं यहाँ क्यों आ गया, आई डोंट नो एनी वन. बट सडनली यू सी दैट वन फ्रेंड जिसको आप जानते हो एंड यू वॉन्ट टू स्टिक अराउंड. आपको लगता है उसी के साथ रहो क्योंकि और तो किसी को आप जानते ही नहीं हो. बाद में हो सकता है आपके फ्रेंड्स बन जाएं, बाद में आप लोगों से चैट करने लग जाओ, लेकिन इनिशियली यू फील uncomfortable. So the same thing happened with Mary here. Okay. Why had they planned on reaching early? अब मैरी, चार्ल्स और मैरी ने डिसाइड किया था कि वो लोग थोड़े दिन पहले आ जाएंगे. ऐसा क्यों? क्योंकि दे हैड टू गो आउट. वो एक फॉरेन कंट्री में थे जहाँ का टेम्परेचर अलग होता है, जहाँ का क्लाइमेट डिफरेंट होता है और जहाँ डे एंड नाइट का इशू होता है. सो क्या होता है, जो आपको जेट लैग हो जाता है जब आप आते हो, ट्रैवल करके आते हो, तो उसमें आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा जो होती है कंज्यूम हो जाती है. सो दे वॉन्टेड टू कम अर्ली सो दैट मैरी कॉम जो है वो एक्लेमेटाइज हो जाए. एक्लेमेटाइज का मतलब क्या होता है कि वहाँ के क्लाइमेट में ढल जाए, उसे अडेप्ट कर पाए. ओके. मैरी कॉम एंड चार्ल्स हैड प्लान टू रीच लिवरपूल अर्ली सो दैट दे कुड गेट यूज्ड टू द न्यू क्लाइमेट. और इसके लिए जो वर्ड है वो है एक्लेमेटाइज. ओके. Who came to see Mary while she trained? How did Mary feel about their arrival? तो जब मैरी ट्रेन कर रही थी तो कौन देखने आया था उसे? कौन आता था छुप छुप के उसको देखने? वहाँ के जो लोकल किड्स होते थे वो देखने के लिए आते थे. और जब वो मैरी को देखते थे कि वो किस तरीके से जो है फाइट कर रही है, तो मैरी जो है बहुत कॉन्फिडेंट फील करती थी. उसे अच्छा लगता था कि उसके जो स्पेक्टेटर्स हैं वो उसे अप्रिशिएट कर रहे हैं. While Mary trained, the local kids come to watch her. Seeing the local kids, Mary felt confident. बहुत सिंपल आंसर है. What kind of physical and mental preparation did Mary undertake? अब यहाँ पे है कि किस तरीके की प्रिपरेशन की थी मैरी ने बिफोर गोइंग टू द बाउट. तो पहली चीज़ ये, मैरी पार्टिसिपेटेड एट अ बॉक्सिंग जिम विथ डिफरेंट स्पैरिंग पार्टनर्स अरेंज्ड बाय हर कोच.
पहला जो उसने फिजिकल एक्सरसाइज के लिए किया था, उसने एक बॉक्सिंग जिम ज्वाइन किया था जहां डिफरेंट स्पेयरिंग पार्टनर्स होते हैं। स्पेयरिंग पार्टनर्स कौन होते हैं? वो पार्टनर्स जो आपको लिटरली ब्लो नहीं करते, लेकिन वो फाइट एग्जैक्टली ऐसे करते हैं जैसे कि एक आप फाइनल फाइट कर रहे हो, लेकिन दे विल नॉट हिट यू हार्ड। मतलब वो जो है एक्शंस रहते हैं, आपको सिर्फ जो है देखना पड़ता है, उनका टाइमिंग मैच करना पड़ता है, स्ट्रैटेजी मैच करनी पड़ती है। सो शी हैड जॉइंड अ बॉक्सिंग जिम जहाँ पे उसके कोच ने उसके लिए डिफरेंट स्पेयरिंग पार्टनर्स अरेंज किए थे। शी मेंटली कैलकुलेटेड हर मूव्स अकॉर्डिंग टू हर ओपोनेंट्स शी थॉट शी वुड मीट। तो यहाँ पे क्या है, उसने वो मेंटली कैलकुलेट करती थी सामने वाले के मूव्स कि वो किस तरीके से मूव करें, क्या स्ट्रैटेजी है उनकी, अकॉर्डिंग टू हर ओपोनेंट्स शी थॉट शी वुड मीट। मतलब जिनसे उसको लगता था अच्छा ये जो ओपोनेंट है, सपोज टुमारो आई हैव अ मैच विद दिस XYZ पर्सन, तो वो पहले उसके मैच देखती थी, पहले जो प्री रिकॉर्डेड मैचेस होते थे उनको देखती थी, और उसके बाद वो समझती थी कि किस तरीके के मूवमेंट्स होते हैं, उन्हें कैलकुलेट करती थी, एंड देन शी यूज्ड टू गो एंड फाइट विद द पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारे पास सेकेंड कॉन्टेक्स्ट है। माई फर्स्ट बाउट ऑन 5th August वॉज अगेंस्ट कैरोलिना of Poland. It was a special day for me. I was convinced that nothing would go wrong. So जो first उनका जो fight था that was on 5th of August, और उस वक्त she was like fighting against Carolina जो कि पोलैंड से थी, but she was convinced कि आज तो कुछ नहीं होगा because today is a very lucky day, today is a happy day, today is a good day. क्या था वो? सो पहला क्वेश्चन है व्हाई वॉज 5th August अ स्पेशल डे फॉर मैरी। मैरी के लिए 5th August इतना स्पेशल क्यों था? क्योंकि उस दिन रंगपा और नाई का बर्थडे था, मतलब उसके जो सन्स थे उनका बर्थडे था। 5th August वॉज अ स्पेशल डे फॉर मैरी एज इट वॉज द बर्थडे ऑफ हर ट्विंस। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाई वॉज शी नर्वस, हाउ डिड शी क्वेल हर नर्वसनेस। मैरी जो थी वो नर्वस थी, उसके बाद उसने अपनी नर्वसनेस को दूर कैसे भगाया, मतलब नर्वसनेस को क्वेल किया, मतलब उसने उसको दूर कैसे भगाया, ओवरकम कैसे किया उसको। Mary Kom was nervous as her first bout was against Carolina of Poland who turned out to be very strong. Mary Kom इसीलिए नर्वस थी क्योंकि जो उनका फर्स्ट फाइट था, फर्स्ट बाउट था, वो पोलैंड की कैरोलिना के साथ था, एंड कैरोलिना was extremely strong. She quelled her nervousness by telling herself that it was only the Olympics and she need to not be afraid of it. तो उन्होंने अपनी nervousness को कैसे भगाया? She kept telling her that she is nothing different from her. She also has 2 eyes, 2 hands and 2 legs. Or this is only Olympics. It is again a competition just like many other competitions that she has already won. तो ये भी जो क्या है, ये एक competition है, and then she can easily win it. And she again and again used her mantra, which is I must win this match, this bout, I must win, I must win. Okay, that is the answer. So why was she nervous? Because उसका जो competition था, उसका जो bout था, वो पोलैंड की कैरोलिना के साथ था जो बहुत strong player थी. What did she do to quell her nervousness? First of all, she quelled her by telling herself that this is just Olympics. And it's okay, the other girl is also like a human being जिसके 2 आंखें, 2 हाथ और 2 पैर हैं, and she will be able to win. What did Carolina lack during the fight? What did Mary use to defeat her? अब Carolina एक बहुत strong player थी, and उसका मतलब she has been compared with a concrete wall, मतलब वो काफ़ी strength थी उसमें, लेकिन she lacked strategy, she lacked टैक्टिक्स, उसको जो है उसको प्रॉपर जो होता है उसकी टेक्निक मिसिंग थी। क्या मिसिंग थी? टेक्निक। सो ड्यूरिंग द फाइट कैरोलिना लैक्ड द टेक्निक टू फाइट अ बॉक्सिंग बाउट। ओके, कैरोलिना ने क्या मिस किया था? शी लैक्ड द टेक्निक टू फाइट अ बॉक्सिंग बाउट। मैरी यूज्ड हर स्किल एंड टैक्टिक्स टू फाइट सच अ स्ट्रॉन्ग बट अ रॉ बॉक्सर। लेकिन मैरी के पास क्या था? उसके पास थी टेक्टिक्स, उसके पास थी स्किल्स, उसके पास थी टेक्निक, और उसी को उसने यूज़ किया टू फाइट कैरोलिना। शी फ्लंग शॉट हार्ड ब्लोज ऑन कैरोलिनास हार्ड ब्लोज। उसने जो है छोटे छोटे हार्ड ब्लोज जो है देने चालू किए कैरोलिना के हार्ड ब्लोज के अगेंस्ट में, ऑन कैरोलिनास हेड, एंड एम्प्टीड एवरी बिट ऑफ द रिजर्व स्टैमिना शी हैड। उसके अंदर जितनी ताकत थी, मैरी के अंदर जितनी ताकत थी, उसने पूरा स्टैमिना जो था उसको यूज़ किया और कैरोलिना को कंटिन्यूस ब्लोज दिए उसने हेड पे, एंड जिसकी वजह से शी वन द गेम।
सो यहाँ पे आपके पास दो क्वेश्चन है। पहली चीज, कैलिना के पास क्या नहीं था? टेक्निक। मैरी के पास क्या था? स्किल, टेक्निक और स्ट्रैटेजी। उसी को उसने यूज किया और इतनी स्ट्रॉन्ग प्लेयर को हरा दिया। हाउ डिड शी commemorate the day before the Indian media? तो अब मैरी कॉम ने किस तरीके से commemorate किया इंडियन मीडिया के सामने? मैरी कॉम commemorate the day by declaring her win as a gift to her twin sons. बेसिकली मैरी कॉम ने इंडियन मीडिया के सामने क्या डिक्लेयर किया? जब फर्स्ट फाइट जब वो जीत गई तब उन्होंने क्या बोला? दैट दिस पर्टिकुलर विन इज डेडिकेटेड टू माई सन्स, जिनका आज बर्थडे है। इट्स लाइक अ गिफ्ट फॉर देम। अब हमारे पास जो थर्ड कॉन्टेक्स्ट है, स्टैंडिंग ऑन द पोडियम फॉर द मेडल सेरेमनी माई हार्ट वॉज ऑलमोस्ट बर्स्टिंग विद पेन। जब हम वहाँ पे पोडियम पे खड़े थे, सो ना मैं फर्स्ट पोजीशन पे थी ना सेकंड पोजीशन थी, मैं थर्ड पोजीशन में थी, एंड माई हार्ट वॉज क्राइंग, इट वॉज बर्स्टिंग आउट विथ पेन। विच मेडल सेरेमनी इज बीइंग रेफर्ड टू? यहाँ सबसे पहले बात हो रही है कि कौन से मेडल सेरेमनी की बात हो रही है। यहाँ पे ओलंपिक्स बॉक्सिंग के जो फाइनल्स थे उनकी बात हो रही है। व्हाट डिड मैरी रिसीव एट द सेरेमनी? मैरी को क्या मिला था? उसको एक ब्रॉन्ज मेडल मिला था। सो हम यही आंसर लिखेंगे। द मेडल सेरेमनी रेफर्ड टू इन दिस एक्सट्रैक्ट इज फॉर द ओलंपिक बॉक्सिंग फाइनल्स। मैरी रिसीव द ब्रॉन्ज मेडल एट द सेरेमनी। मैरी को क्या मिला? एक ब्रॉन्ज मेडल। Why was Mary's heart bursting with pain? मैरी को इतनी तकलीफ क्यों हो रही थी? Because she was lost. मतलब she had lost the she had like you know she wanted to win gold but she could only get a bronze. Mary Com's heart was bursting with pain because she had yearned for the gold. मतलब उसको क्या चीज़ चाहिए था? उसे गोल्ड चाहिए था। एंड द इंडियन नेशनल एंथम टू बी प्लेड। और वो चाह रही थी कि जब वो वहाँ पे खड़ी हो तो कोई दूसरी जगह का एंथम ना प्ले हो बल्कि नेशनल एंथम हमारा जनगण मन प्ले हो, बिकॉज दैट इज़ लाइक अ ट्रिब्यूट to, like she wanted to thank her country for letting her be there, लेकिन unfortunately she lost the game and that is why हमारा national anthem play नहीं हो पाया। तो जब वो अपने पोडियम पे खड़ी थी, she yearned for two things, एक गोल्ड मेडल, दूसरा national anthem to be played। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट एडवाइस हैड हर फादर गिवन हर अर्लियर? सो उसके फादर ने उसे क्या एडवाइस दी थी? उसके फादर ने उसे कहा कि जो भी हुआ इट्स ओके, तुम जितना डिजर्व करती थी तुम्हें मिला, जो मिला है उसके लिए थैंकफुल हो, तुम वहाँ तक पहुँची, ये अपने आप में बड़ी बात है। Mary's father advised her not to get discouraged and be thankful for what God had given her. मैरी के फादर ने उसको बोला कि जो तुम्हें मिला है उसमें खुश रहो and be thankful, मतलब don't get discouraged, हार मत मानो, दिल छोटा मत करो, and जो तुम्हें मिला है उसमें खुश रहो। ओके? What was her coach's opinion about her performance? उनके कोच का क्या ओपिनियन था about her performance? तो जो कोच थे उन्होंने कहा कि उन्होंने जो फाइट है ये बहुत बार देखी है एंड ही स्टिल बिलीव्स कि मैरी कॉम जो थी वो बेटर प्लेयर थी, क्योंकि जो एडम्स थी उसने सिर्फ डिफेंसिव खेला था, उसने जो है डिफेंसिव खेला एंड शी वॉज टॉलर एंड दैट वॉज इट, बट मैरी ने बहुत अच्छा खेला। तो हम इसी को कैसे लिखेंगे? चार्ल्स, Mary's coach, was of the opinion that Mary was a better fighter, though Adams won. तो चार्ल्स ने बार बार क्या कहा कि मैरी एक बेटर फाइटर थी, दो एडम जीत गई लेकिन मैरी बेटर फाइटर थी। एडम्स विक्ट्री वॉज बिकॉज ऑफ हर डिफेंसिव फाइट एज शी डिड नॉट पिक अप अ फिजिकल फाइट। अब एडम क्यों जीत गई? क्योंकि उसने एक डिफेंसिव फाइट ली, मतलब वो सिर्फ अपने आप को प्रोटेक्ट कर रही थी। एज शी डिड नॉट पिक अप अ फिजिकल फाइट, मतलब उसने फिजिकल फाइट किया ही नहीं, उसने अपने आप को स्ट्रेन किया ही नहीं। He was happy that Mary played the eventual gold medalist, but she did not get a scratch on her. वो बहुत खुश थे कि मैरी ने एकदम फिजिकली बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट तरीके से खेला, उसने काफ़ी ज़्यादा ब्लो किया लेकिन उसके बॉडी पे एक स्क्रैच भी नहीं आया, जबकि वो ओलंपिक्स के लिए गोल्ड मेडल खेल रही है, उसकी बॉडी पे एक स्क्रैच भी नहीं आया, which means that she played really well. अब आपके पास आता है थिंक एंड आंसर का फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द स्टोरी शो मैरी कॉम टू बी अनब्रेकेबल? अब ये स्टोरी बताती है कि मैरी कॉम अनब्रेकेबल थी, ये कैसे? तो इसको हमने थोड़ा इलेबोरेट करके लिखा है। फॉर अ मेजॉरिटी ऑफ इंडियन वुमेन life is a struggle to follow their dreams, a struggle to assert their rights, a struggle to make ends meet.
मतलब जो मेजॉरिटी इंडियन वुमन है उनके लिए लाइफ एक बहुत बड़ी परेशानी, एक स्ट्रगल है, एक स्ट्रगल जहां उनको अपने ड्रीम्स पूरा करने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, जहां पे उन्हें अपने राइट्स मांगने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, और जहां पे उनको अपना घर चलाने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। What sets Mary Kom apart is the sheer grit with which she faces every hurdle and her determination to not let her struggle go in vain. तो मैरी कॉम को कौन सी चीज़ है जो अलग करती है? वो उनका sheer grit है, वो उनका determination है जिसको उन्होंने अपने साथ रखा to face every hurdle. कोई भी परेशानी आ जाए, she did not let her determination lose, and उसकी वजह से उनका जो struggle था वो waste नहीं गया। She is a woman who has worked really hard to distinguish herself as an achiever. वो एक ऐसी woman है जिन्होंने खुद को वाकई बहुत ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा उन्होंने हार्ड वर्क किया है ताकि वो खुद को एज एन अचीवर जो है बता सके। She has not lived a privileged life, but still she manages to fight all the odds and fulfilled her dream. वो जो है उनको कभी एक प्रिविलेज्ड लाइफ नहीं मिली क्योंकि शी बिलोंग टू अ वेरी पुअर फैमिली, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अपनी लाइफ के सारे हर्डल्स को फाइट किया एंड फुलफिल्ड हर ड्रीम, और अपने ड्रीम को फुलफिल किया। शी इज़ अनब्रेकेबल, मतलब उन्हें कुछ नहीं तोड़ पाया, ना उन्हें अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस तोड़ पाई, ना बिकॉज शी इज़ अ वुमन और दैट टू अ वुमन वांटेड टू बी अ बॉक्सर, ना इस चीज़ ने रोका। उन्होंने काफ़ी सारे हर्डल्स फेस किए, उसने नहीं रोका। शी बिकेम अ मदर ऑफ 2 किड्स, और उस चीज़ ने भी उन्हें नहीं रोका। इसका मतलब कोई जब ब्रेक कर ही नहीं पाया तो मैरी कॉम क्या हुई? अनब्रेकेबल। Do you think Mary's family was supportive of her career? Substantiate your answer with examples from the passage. अब हमें जो पैसेज दिया है उसमें सिर्फ तब की बात करी गई है जब मैरी बड़ी हो चुकी है और वो जो है डिफरेंट कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही है। इनिशियली इट वाज नॉट सपोर्टेड, बट येस हर फैमिली वाज सपोर्टिव ऑफ हर करियर। Yes, her family was supportive of her career. Her parents, her husband and her kids gave her all the freedom to pursue her career. तो उसकी फैमिली बहुत सपोर्टिव थी, उसके पेरेंट्स ने, उसके हस्बैंड ने और उसके बच्चों ने, सब ने उसको पूरी आज़ादी दी थी कि जाओ और अपने ड्रीम्स को पूरा करो। दे वर मोटिवेटिंग हर एंड एनकरेज्ड हर टू चेज हर ड्रीम्स। उन्होंने उसे बहुत मोटिवेट किया, उसको एनकरेज किया अपने ड्रीम्स को चेज करने के लिए। How do we know that Mary was a loving mother? हमें कैसे पता चलता है कि मैरी एक बहुत ही ज़्यादा लविंग मदर थी? Mary was a loving mother. While she was traveling for her matches, she constantly missed her kids and felt sorry for missing the time with them. She declared her first win as a gift to her sons. तो मैरी एक लविंग मदर थी। हमें कैसे पता चलता है कि जब भी वो ट्रैवल करती थी अपने मैच के लिए, अपने बाउट के लिए, तो वो अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा कंटिन्यूसली मिस करती थी और वो गिल्ट फील करती थी। शी यूज्ड टू फील सॉरी फॉर मिसिंग द टाइम विद देम, मतलब वो उनके साथ जो टाइम स्पेंड नहीं कर पा रही उसके लिए वो बहुत सॉरी फील करती थी। जब वो अपना पहला मैच जीत गई थी, उस दिन उनके बच्चों का बर्थडे था और उन्होंने अपनी जीत को अपने बच्चों को डेडिकेट किया था एज अ गिफ्ट टू देयर सन्स। Now complete the sentences with these phrases from the passage. You may have to change the form of some of the words. अब आपको यहाँ पे एक पैसेज दिया हुआ है और यहाँ पे आपको जो है क्लू बॉक्स दिया हुआ है। करना क्या है आपको? सिर्फ फिल करना है। Our team lost by a narrow margin but we left the field. हमारी जो टीम थी बहुत ही कम मार्जिन से हार गई, बट वी लेफ्ट द फील्ड, लेकिन हम फील्ड को कैसे छोड़ के गए? मिसिंग इन एक्शन, ड्रॉन अपॉन एक्सपीरियंस, होल्डिंग चिन अप। होल्डिंग चिन अप का मतलब होता है बिना शर्माए, बिना घबराए, बिना डरे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हम कैसे गए? बिना शर्माए, लाइक वी लेफ्ट द फील्ड होल्डिंग आवर चिन अप। His bad eating habits have dash on his health. उसके जो bad eating habits हैं उन्होंने उसकी तबीयत खराब कर दी है। तो हम यहाँ क्या बोलेंगे? His bad eating habits have taken a toll on his health. Taken a toll का मतलब होता है उसकी हालत खराब कर दी है। तो उसकी खराब ईटिंग हैबिट्स की वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई। अब देखते हैं नेक्स्ट। My father dash as a former chef to invent new recipes. अब जो मेरे जो फादर हैं वो मतलब एज अ फॉर्मर शेफ टू इन्वेंट न्यू रेसिपीज, तो वो क्या करते हैं? मिसिंग इन एक्शन नहीं, ड्रॉन अपॉन एक्सपीरियंस, लाइक अ फादर फिगर, बाम टू द सोल, कर्टन्स केम डाउन, लीव नो स्टोन अनटर्न्ड।
तो इसमें क्या होगा, ड्रॉन अपॉन एक्सपीरियंस, माई फादर ड्रॉ अपॉन हिज एक्सपीरियंस एज अ फॉर्मर शेफ टू इन्वेंट न्यू रेसिपीज। तो मेरे फादर ने क्या कहा, माई फादर ड्रॉज अपॉन एक्सपीरियंस एज अ फॉर्मर शेफ टू इन्वेंट न्यू रेसिपीज। इसका मतलब वो अपना पहले का पूरा तजुर्बा यूज करते हैं ताकि वो नई रेसिपीज को बना पाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज क्रिकेट टीम डैश इन इट्स प्रिपरेशंस फॉर द वर्ल्ड चैंपियनशिप। इंडिया की जो क्रिकेट टीम है उसने कोई कसर नहीं छोड़ी वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए प्रिपेयर करने के लिए। कोई कसर नहीं छोड़ने को अपन बोलते हैं लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। इसका मतलब क्या होता है, आपने कोई कसर नहीं छोड़ी, हर पत्थर को पलट दिया नहीं होता। इसका मतलब क्या होता है, सारे हर तरीके की मेहनत कर डाली। नेक्स्ट क्या है, Listening to her little daughter's voice was like a dash for Shalini after a long day at work. So शालिनी बहुत ज़्यादा थक गई थी, लेकिन जैसे ही वो घर आई उसकी बेटी की जो प्यारी सी आवाज़ थी उसने कैसा काम किया, जख्म पे मरहम का काम लिया, जैसे कि बाम टू द सोल। मतलब ऐसा लगता उनके कलेजे पे ठंडक पड़ गई, उनकी आत्मा को ठंडक मिल गई। तो ये है हमारे आंसर्स। अभी और क्वेश्चंस है हमारे पास। साहिल इज फ्रीक्वेंटली एब्सेंट फ्रॉम स्कूल एंड वाज डैश ड्यूरिंग द पिकनिक टू। साहिल हमेशा स्कूल में जो है मतलब वो एब्सेंट रहता है, वो पिकनिक के टाइम पे भी उसने पूरा एक्शन मिस कर दिया। एक्शन मिस करने का मतलब होता है उसने कुछ एंजॉय नहीं किया। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, उसने पिकनिक के टाइम पे भी ही मिस द एक्शन। ओके, तो ये रहा हमारा आंसर, ही मिस्ड इन एक्शन। ओके, नेक्स्ट है, महात्मा गांधी वॉज लाइक अ फादर फिगर टू जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू के लिए महात्मा गांधी एक फादर फिगर थे, मतलब एक पिता के समान थे। The curtains came down on Mr. Shah's diamond business the day he lost most of his wealth on the stock market. Curtains came down का मतलब होता है ठप हो जाना, बंद हो जाना, कि जैसे जो मिस्टर शाह का जो डायमंड बिजनेस था वो पूरा का पूरा ठप हो गया, जैसे ही स्टॉक मार्केट में उनके जितना मतलब जो वैल्यू था वो मतलब बहुत ही कम हो गया। ओके, अब है मैच द एक्सप्रेशन विद द स्पोर्ट। ये बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ईजी है। सो यहाँ पे क्या करना आपको दिया है, जैसे रेस अगेंस्ट टाइम। रेस अगेंस्ट टाइम जो है किसके साथ जाता है, एथलेटिक्स के साथ जाता है। मतलब एथलेटिक्स में क्या होता है, आपके पास टाइम होता है, आप रेस कर रहे होते हो। बॉल इज इन योर कोर्ट, क्या खेल रहे हो तो आपकी बॉल होती है। आप टेनिस जब खेल रहे होते हो तब आप बोलते हो द बॉल इज इन योर कोर्ट। इसका मतलब अब सिचुएशन तुम्हारे हाथ में है। हिट बिलो द बेल्ट, हिट बिलो द बेल्ट कहा जाता है बॉक्सिंग के लिए, कि आपको बॉक्सिंग में देयर इज अ रूल कि आप बिलो द बेल्ट हिट नहीं कर सकते। कीप वंस हेड अबव वाटर, कब आपको पानी के ऊपर रखना पड़ता है, स्विमिंग के टाइम पे। बी ऑन अ स्टिकी विकेट, विकेट कहाँ होता है, क्रिकेट में। बाइट द डस्ट, धूल कहाँ खानी पड़ती है, रेसलिंग में। और लास्ट वन, टी ऑफ, टी ऑफ कहा जाता है गोल्फ में। ओके, अब है यू नो दैट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉजेस, नाउन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज। हम इसके पहले जो है एडजेक्टिव क्लॉज पढ़ चुके हैं, अब हम नाउन क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज पढ़ेंगे। तो जो हमारा लास्ट चैप्टर था उसमें हम बहुत अच्छे से एडजेक्टिव क्लॉजेस पढ़ चुके हैं। नाउन क्लॉज क्या होता है, वो क्लॉज जो एक सेंटेंस में नाउन की तरह एक्ट करता है। ठीक है, जैसे कि इट इज सर्टेन, व्हाट इज सर्टेन, इट इज सर्टेन दैट इंडिया विल क्वालिफाई फॉर द फाइनल्स इन दिस टूर्नामेंट। क्या सर्टेन है, इट इज सर्टेन दैट इंडिया विल विन द फाइनल्स, और इंडिया विल जस्ट पार्टिसिपेट और कम टू द फाइनल्स इन दिस टूर्नामेंट। तो दैट शी वुड कम फर्स्ट इन क्लास वॉज अ प्रॉमिस शी मेड टू हरसेल्फ। वो क्लास में फर्स्ट आएगी ये प्रॉमिस उसने किया था। सो कौन सा प्रॉमिस, विच प्रॉमिस, व्हाट प्रॉमिस, दैट शी वुड कम फर्स्ट इन क्लास। तो इसे बोलते हैं हम नाउन क्लॉज। अब आपको करना क्या है, अब आपको यहाँ पे मेन क्लॉज को अंडरलाइन करना है और नाउन क्लॉज को सर्कल करना है। आई एम श्योर दैट ही विल आंसर द क्वेश्चंस ट्रुथफुली। आई एम श्योर अबाउट व्हाट, क्या श्योर हो आप, सो दैट ही विल आंसर द क्वेश्चंस ट्रुथफुली। What are you sure about? That you will answer the questions truthfully. So I am sure ये है आपका simple main clause और that he will answer the questions truthfully ये हो गया आपका noun clause. She wondered why nobody was her friend. उसने सोचा, she wondered, क्या सोचा, why nobody was her friend. तो ये हो गया noun clause और ये हो गया आपका क्या, this is your main clause. Okay, next, that he is guilty is known to everyone. What is known to everyone?
That he is guilty is known to everyone. What is known to everyone? That he is guilty. तो ये है आपका noun clause, ये हो गया main clause. Next is I know why Shweta didn't come to school on Monday. I know, you know what? Why Shweta didn't come to school on Monday? ये है noun clause. I know, it's complete clause, independent clause. Scientists predict that we are heading for drastic climate changes. साइंटिस्ट ने प्रेडिक्ट किया क्या उन्होंने अनुमान लगाया? दैट वी आर हेडिंग फॉर ड्रास्टिक क्लाइमेट चेंजेस. सो ये जो है आपका, ये हो गया है नाउन क्लॉज. एंड साइंटिस्ट ने प्रेडिक्ट किया, साइंटिस्ट प्रेडिक्ट, ये हो गया आपका मेन क्लॉज. रूबी forgot that she had dance classes after school. रूबी पूरा का पूरा भूल गई कि उसके डांस क्लासेस हैं स्कूल के बाद. सो यहाँ आप क्या बोलोगे? रूबी forgot. What did she forget? क्या भूली वो? That she had dance classes after school. ये हो गया noun clause and Ruby forgot हो गया main clause. Okay? ये रहे हमारे आंसर्स. आगे चलते हैं. एडवर्ब क्लॉज. अब जैसे हमें पता चल गया है कि एक सेंटेंस में कोई भी क्लॉज अगर नाउन की तरह एक्ट करता है तो वो नाउन क्लॉज हो जाता है. सिमिलरली अगर वो एडवर्ब की तरह एक्ट कर रहा है तो वो एडवर्ब क्लॉज हो जाता है. एडवर्ब क्या बताता है? कोई काम कैसे हो रहा है, व्हेन इज इट हैपनिंग, वेयर इज इट हैपनिंग और व्हाई इज इट हैपनिंग, रीजन क्या है उसके होने का. सो एडवर्ब क्लॉज जो है वो किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, वर्ब को मॉडिफाई करता है या किसी दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करता है. अब एग्जाम्पल भी देख लेते हैं. द लैम्प फॉलोड मैरी wherever she went. Where did the lamp follow her? कहाँ पे उसने फॉलो किया? जहाँ भी वो गई. ये हो गया एडवर्ब क्लॉज. और ये क्या बता रहा है आपको? प्लेस के बारे में. कहाँ फॉलो किया? जहाँ पे भी वो गई. Do not go blindly where you are led. बस ब्लाइंडली कोई भी तुम्हें कहीं लेके जाए तो ब्लाइंडली वहाँ चले मत जाओ. सो डू नॉट गो ब्लाइंडली. कहाँ पे? Where you are led. ये क्या हो गया? एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस. ये बता रहा है प्लेस के बारे में. दूसरा होता है टाइम. द डॉक्टर अराइव्ड. व्हेन डिड द डॉक्टर अराइव? एज सून एज द नर्स मैसेज्ड हिम. दूसरा देखो, शी विल कम. व्हेन विल शी कम? आफ्टर वी हैव फिनिश्ड लंच. तो ये है एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम. नेक्स्ट है एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर. कोई काम कैसे किया जा रहा है. ही रैन. हाउ डिड ही रैन? How did he run? कैसे उसने कैसा दौड़ा वो? As if he had seen a ghost. She danced. कैसे डांस किया उसने? The way a princess would. यहाँ दोनों जगह बता रहा है कैसे कोई काम हुआ, तो ये हो जाता है adverb of manner. And last है adverb of reason, जहाँ आप कोई काम क्यों कर रहे हो बता रहे हो. We did not go for the picnic. Why? Because it had started raining. She spoke up for her friend. Why? As she believed in her innocence. Okay? अब करना क्या है अपन को? यहाँ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, आपको यहाँ पे एडवर्ब क्लॉजेस को अंडरलाइन करना है और ये भी बताना है ये कौन से टाइप के क्लॉज हैं. We came back after finishing our meal at the restaurant. We came back when? After finishing our meal at the restaurant. We came back when? आफ्टर फिनिशिंग आवर मील एट द रेस्टोरेंट. तो ये हमें बता रहा है टाइम. ये हो गया एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम. ही स्टार्टेड प्लेइंग बास्केटबॉल प्रोफेशनली आफ्टर ही टर्न्ड 20. उसने बास्केटबॉल प्रोफेशनली खेलना चालू किया कब? व्हेन? आफ्टर ही टर्न्ड 20. तो ये भी हो गया टाइम ही बता रहा है. व्हेन? आफ्टर ही टर्न्ड 20. ये भी हो गया एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम. She sang as beautifully as Begum Akhtar. उसने कैसा गाया? How did she sing? As beautifully as Begum Akhtar. How का मतलब होता है manner. ये क्या हो गया? Adverb clause of manner. The soldiers went where their commander asked them to. Soldiers कहाँ गए? जहाँ उनके commanders ने उनसे बोला जाने के लिए. So soldiers went where their commanders asked them to. तो ये क्या हो गया? प्लेस की बात हो रही है. कहाँ गए वो? जहाँ उनके कमांडर ने जाने को कहा. He walked as if he had a stone tied to his leg. वो कैसे चल रहा था? जैसे उसके पैरों से जो है कोई पत्थर बंधा हुआ है. कैसे चल रहा था? As if he had a stone tied to his leg. मतलब अगेन यहाँ आप बता रहे हो कोई काम कैसे हो रहा था, तो ये मैनर हो गया. Then since she was very hungry, she decided to make herself a quick snack.
अब उसने अपने लिए क्विक स्नैक क्यों बनाया? क्योंकि भाई उसे भूख लगी थी। यहाँ तुम रीजन दे रहे हो, सिंस शी वॉज वेरी हंग्री। तो ये किस चीज़ का हो गया? दिस इज एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन, और ये हैं हमारे सारे के सारे आंसर्स। ओके, आगे बढ़े। राइट एन एसे ऑन योर फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन एक्सप्लेनिंग वाई यू लाइक हिम और हर। अभी देखो मैंने लिखा है धोनी के बारे में, ओके, MS धोनी, बिकॉज आई रियली लाइक हिम एंड स्पेशली आफ्टर आई वॉच द मूवी। सो आपका जो भी स्पोर्ट्स पर्सन है फेवरेट, आप उसके बारे में लिख सकते हो। यू कैन यूज द सेम वे। माई फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन इज MS धोनी. He is one of the most popular cricketer and one of the most successful cricket captain in the world. Born in Jharkhand, he was passionate about sports and played shuttle badminton, football and cricket during his childhood. वो झारखंड में पैदा हुए थे और वो बहुत ज़्यादा पैशनेट थे स्पोर्ट्स के लिए, तो वहाँ पे तब वो शटल बैडमिंटन खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे और क्रिकेट खेलते थे. He was a big fan of wicket-keeper batsman legendary Adam Gilchrist. तो वो एडम गिलक्रिस्ट के एक बहुत बड़े फैन थे जो कि एक विकेट कीपर हुआ करते थे. Soon he started impressing people around with his wicket keeping styles and aggressive batting and made it into junior and senior state team. अब बहुत ही जल्दी उन्होंने अपने जो अमेजिंग विकेट कीपिंग स्टाइल थी उसके अलावा जो उनकी एकदम धुआंधार बल्लेबाजी थी उसकी वजह से उन्होंने जूनियर सीनियर स्टेट लेवल तक अपना नाम कर लिया. His talent and consistency got him into a place in the national team under the leadership of Rahul Dravid MS. तो उनका जो टैलेंट था और उनकी जो कंसिस्टेंसी थी उसकी वजह से फाइनली उनको इंडियन नेशनल टीम में जगह मिली अंडर द लीडरशिप ऑफ राहुल द्रविड़. धोनी soon became the permanent wicket keeper batsman for India. वो एक बार वो मतलब बहुत ही जल्दी permanent wicket keeper बन गए इंडिया के लिए. He won many matches for India and was an excellent finisher. वो जो थे उन्होंने इंडिया के लिए बहुत सारे मैच जीते और वो क्या फिनिश करते थे मैच को. He was selected to lead team India in 2007. 2007 में उन्हें कैप्टन बनाया गया. Under the dynamic leadership of MS Dhoni, India conquered all cricketing jewels in all formats. तो धोनी की जो कैप्टनशिप थी उसके अंडर में इंडिया ने बहुत सारे अवार्ड्स जीते, बहुत सारे जो है मैचेस को उन्होंने जीता. India was the top team in test ranking for 18 months starting December 2009. तो इंडिया कौन कौन क्या क्या जीता उन्होंने? पहली चीज़, टेस्ट रैंकिंग में इंडिया टॉप पे थी 18 महीनों तक. वन द वर्ल्ड कप इन 2011. 2011 में वो वर्ल्ड कप जीत गए एंड द वर्ल्ड 2020 ऑन हिज कैप्टनसी डेब्यूट इन 2007. और जो 2020 मैचेस होते हैं उसमें भी 2007 में ये जीत गए. For his outstanding contribution to the sports, Dhoni has been the recipient of many awards. He was selected as the ICC One Day International Player of the Year. उनके जो अद्भुत जो उनका प्रदर्शन था, उनके जो इतने सारे उन्होंने बहुत सारे रेसिपिएंट मतलब अवार्ड्स जीते. ही वॉज द रेसिपिएंट ऑफ मेनी अवार्ड्स, जिसमें पहला था उन्हें ICC वन डे इंटरनेशनल प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला 2008 में एंड 9 में भी. द प्रेस्टिजियस राजीव गांधी के खेल रत्न अवार्ड वॉज गिवन टू हिम इन 2007. ही ऑल्सो वन द पद्मश्री एंड पद्म भूषण अवार्ड्स. तो उनको इतने सारे अवार्ड्स मिले. MS धोनी इज ऑलवेज अ रोल मॉडल फॉर ऑल यंगस्टर्स. MS धोनी सारे यंगस्टर्स के लिए एक रोल मॉडल है. ही ऑलवेज डेमॉन्स्ट्रेटेड हाउ टू हैंडल प्रेशर सिचुएशन एंड अर्न द नेम कैप्टन कूल. वो कितने भी प्रेशर में हमेशा शांत रहते थे और उनका नाम पड़ गया था कैप्टन कूल. He even changed his natural aggressive style to play according the situation and always shows assured the ability to change gears when required. तो उनका जो नेचुरल स्टाइल था वो बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव था, लेकिन उन्होंने उसे भी चेंज किया ताकि वो सिचुएशन के हिसाब से ढल के खेल सकें. He is one of the fastest wicket keepers in the world and his helicopter shot which he often uses in 2020 matches is amazing. तो ये वर्ल्ड के वन ऑफ द फास्टेस्ट विकेट कीपर्स हैं और इनका जो एक हेलीकॉप्टर शॉट है जो फुल स्विंग करके ऊपर लेके जाते हैं वो तो इनका बहुत फेमस है. 2020 में उन्होंने बहुत सिक्स मारे हैं उससे. He is also a lieutenant colonel in territorial army.
He also holds several international records, and the most significant of all of them is the most number of stumping done by a wicket keeper. उनके पास काफ़ी सारे इंटरनेशनल रिकॉर्ड्स भी हैं, और उसमें से सबसे इंटरेस्टिंग रिकॉर्ड है वो ये है कि उन्होंने मतलब ही इज़ अ विकेट कीपर जिन्होंने मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टंपिंग करी हुई है. And that's it. This was our essay on MS Dhoni. Do you like him? I really like him a lot. Captain Cool was like the perfect name for him. Now we are done with this chapter. हमने इसका चैप्टर एक्सप्लेनेशन देख लिया, क्वेश्चन आंसर्स देख लिए, वोकैबुलरी सेक्शन भी देख लिया है, ग्रामर पार्ट भी खत्म कर लिया और राइटिंग सेक्शन भी देख लिया है. अगर आपको कोई डाउट्स होते हैं तो आप क्या करोगे, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखोगे ताकि मैं आपके डाउट्स को सॉल्व कर सकूं. एंड इफ़ यू लाइक दिस एक्सप्लेनेशन, इफ़ यू अंडरस्टूड द वीडियो, देन व्हाट यू हैव टू डू, फर्स्ट यू हैव टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. एंड टू वॉच सिमिलर वीडियोज़, आपको जो बाकी चैप्टर्स के देखने हैं उसके लिए आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर जा सकते हो. एंड वहाँ जाने के बाद आप जो है, जैसे ये होम पेज है, सो इसमें व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू गो टू योर क्लास. लेट्स से यू वेंट टू क्लास 7, यू सिलेक्टेड द सब्जेक्ट एंड देन टॉपिक्स आ जाएंगे नीचे चैप्टर वाइज वीडियोस, उसको आप सिलेक्ट कर लोगे एंड दैट इज इट, योर वीडियो विल स्टार्ट. सो इफ यू अंडरस्टूड दिस वेल एंड लाइक्ड इट, व्हाट विल यू डू? लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद एवरीवन. Thank you so much. Take care. Bye bye.